अगली सुबह रुद्र की आंखें खुली। ठंडी हवाएं चल रही थी और कोहरा भी छाया हुआ था, लेकिन रुद्र को इन सब से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखता है, जिसमें इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे, और वह एक नज़र आसमान की तरफ देखा। माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था। यह नज़ारा देख कर के वह बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि वह प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। और जानवी भी थी वैसे ही। वह वहाँ से उठा और अपने कमरे की तरफ चल देता है, जिसमें इस वक्त जानवी थी। कमरे के अंदर जानवी बेड पर आराम से सोई हुई थी। रुद्र उसे एक नज़र देखता है और उसमें खो सा जाता है, और कुछ देर के लिए उसके बराबर में जाकर के लेट जाता है। वह उसे तो उठाने आया था और उसे बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता था, मगर उसे सोता हुआ देखकर वह भी उसके पास ही लेट गया। जानवी काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। यह देखकर उसे उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, इसीलिए पहले तो रुद्र उसको घूर कर देखता रहा और फिर उसे अपने करीब करके उसे लिपट कर लेट जाता है। जानवी नींद में थोड़ा कसमसाई, लेकिन फिर वह भी आराम से सो जाती है। वही कुछ देर में ही रुद्र खुद से जानवी को आज़ाद कर देता है और उसे ठीक से ब्लैंकेट उठा करके ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। रुद्र ऑफिस के लिए तैयार होकर एक नज़र फिर से बेखबर सोई हुई जानवी को देखता है, और फिर अपनी घड़ी को, जिसमें 9:30 से ज़्यादा का समय हो चुका था। रुद्र को जानवी से पहले ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, कि एक तो उसे देर से उठने वाले लोग पसंद नहीं थे और ना ही हर समय सोने वाले। लेकिन यह दोनों ही खूबी जानवी में कूट कूट कर भरी थी। एक तो जानवी सारा दिन सो सकती थी, और उसके बाद सुबह जल्दी तो क्या, उसके अंदर कहीं से भी उठने की आदत नहीं थी। लेकिन रुद्र फिर भी उसे कुछ नहीं कहता और एक नज़र उसे देखकर कमरे से निकल जाता है। जाते समय रुद्र एक नौकर से जानवी को नाश्ता और खाना समय से देने को कहता है और कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश देता है। लेकिन तब जब उसे नाश्ते या फिर खाने के लिए ले जाना हो, तब रुद्र यह बात भी उस नौकर को लगभग धमकी देते हुए कहता है। इतना कहकर के रुद्र घर से निकलने लगता है कि तभी उसे कॉल आ जाता है। वह जल्दी से कॉल रिसीव करता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है और वह चीखते हुए बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी आ रहा हूँ। और वह फ़ौरन से अपनी गाड़ी में बैठता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। वहाँ जब गया तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी और बोली, देखना बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे दादाजी को। इतना सुनकर के रुद्र बोला, मॉम आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिए, मैं हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। इतना कहकर के वहाँ अपने दादाजी यानी कि मिस्टर दिनेश कपूर के कैबिन में गया। वहाँ इस वक्त ऑक्सीजन लगा हुआ था, बेड पर लेटे हुए थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर थी। उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया था। वह कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। उसके पापा जयवर्धन कपूर बोले, डॉक्टर ने कहा है कि अभी इनकी हालत ऐसे ही रहने वाली है। यह सुनकर के बिना कुछ बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्र डॉक्टर के कैबिन में गया और वहीं डॉक्टर को देखकर रुद्र बोला, मिस्टर विजय, मेरे दादाजी की क्या कंडीशन है। डॉक्टर विजय बोलने लगे, आपके दादाजी की इस वक्त कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सेकंड बार उनका हार्ट अटैक है, जिस वजह से अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत में सुधार हो। यह सुनकर के रुद्र बोला, मिस्टर विजय, आप मेरे दादाजी को जल्द से जल्द ठीक करिए, उन्हें कुछ हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना सुनकर के डॉक्टर विजय कहने लगे, मिस्टर कपूर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब देख रहे हैं,
क्योंकि मिस्टर विजय भी अच्छे से जानते थे कि रुद्रवीर कपूर कैसा था। अगर उसके दादाजी को कुछ हो जाए तो वह सारे डॉक्टर्स और इस हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से बंद करवा देता। वह कुछ भी कर सकता था। यह सारी बातें डॉक्टर विजय अच्छे से जानते थे, इसीलिए वह रुद्र के सामने ऐसे बोल रहे थे और वह रुद्र के दादाजी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश में लगे पड़े थे। रुद्र वहाँ से बाहर निकला और सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर पहले ही जाह्नवी उठ चुकी थी। उसने अभी तक रात के ही कपड़े पहन रखे थे और वह कमरे में इधर से उधर टहल ही रही थी और सोचे जा रही थी कि वह इस कमरे से बाहर कैसे निकले। हे भगवान, इस कमरे में अब तो मेरा दम घुट रहा है। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलना है, लेकिन कैसे? एक बार भागने की कोशिश कर चुकी हूँ और उसका अंजाम। इतना सोचकर वही जाह्नवी के चेहरे पर फिर से गुस्सा नज़र आने लगा। अब जो भी करना होगा सोच समझ कर ही करना होगा। एक बार भागने के बाद में उसके हाथ नहीं आना चाहती हूँ, वरना ना जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। उस राक्षस से बचने का कोई तो तरीका होगा। जाह्नवी यह सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़े नौकर को देख करके जाह्नवी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वह नौकर नज़रें उठा कर के जाह्नवी की तरफ देखा भी नहीं और डरते हुए कहता है, वह साहब की माँ आई हैं, आपको बुला रही हैं, प्लीज़ नीचे चलिए। नौकर की बात पर जाह्नवी की आंखों में चमक आ जाती है। वह जल्दी से दरवाजे तक पहुंचती है कि तभी अचानक से रुकते हुए अपने आप को देखती है और कहती है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे कपड़े में नीचे नहीं जा सकती हूँ। जाह्नवी नौकर को देखकर खुशी से कहती है, आप चलो, मैं बस कुछ देर में ही आ रही हूँ। इतना कहकर जाह्नवी भागते हुए वॉशरूम में चली गई और वह नौकर सर झुका कर के वापस नीचे की तरफ आ जाता है। रुद्र जाह्नवी को लेकर के अपने बहुत ही लग्जरियस फार्म हाउस में रहता था। उसके फैमिली कपूर मैंसन में रहते थे। उन्हें उड़ते उड़ते खबरों से रुद्र के घर वाले को सब कुछ पता चल चुका था कि रुद्र किसी लड़की को अपने फार्म हाउस पर रखा हुआ है। मगर ऐसे कैसे वह किसी भी लड़की को उठा कर के अपने फार्म हाउस पर रख सकता है? उससे सब डरते थे, मगर फिर भी डरते हुए उसकी माँ वहाँ फार्म हाउस तक पहुँच आई थी, क्योंकि रुद्र तो वहाँ से ऑफिस जा चुका था। यही सोच करके रुद्र की माँ माया कपूर रुद्र के फार्म हाउस पर आ चुकी थी। वही नौकर को बिना जाह्नवी के साथ आते देखकर माया जी नौकर से पूछने लगी कि कहाँ है वह लड़की, अभी तक क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? नौकर सर झुकाए हुए माया जी से कहता है, मैडम 10 मिनट में आ रही हैं। नौकर की बात सुनकर के माया जी अपना गुस्सा काबू में करती हैं और उसे वहाँ से जाने का बोल देती हैं। वही माया जी के साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी, जिसका नाम देविका था। वही देविका बहुत ज़्यादा ही गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिससे उसका चेहरे के भाव बिल्कुल बदले हुए थे। वही माया जी भी पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी देविका अपनी माँ को कहीं खोई हुई देखकर उन्हें हिलाते हुए कहती है, मॉम, कहाँ खो गई हैं आप? माया जी होश में आते हुए देविका से कहती हैं, कहीं नहीं, बस सोच रहे हैं कि रुद्र ने अपने गुस्से में उस लड़की के साथ। इतना कहकर माया जी चुप हो जाती हैं और देविका अपनी माँ का चेहरा देखकर समझ जाती हैं उसकी माँ क्या कहना चाहती हैं। वही देविका इस बारे में सोचने लगती है कि तभी सामने से आ रही सीढ़ियों पर उसे जाह्नवी दिखाई देती है। जाह्नवी ने ब्लैक कलर की स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। जाह्नवी के बाल उसके साइड से ही बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नहाने के कारण गुलाबी हो रखा था। उसकी सुनहरी आंखें देखकर देविका उसकी आंखों में खो गई थी। देविका का देखना जाह्नवी पूरी तरह से शर्मा गई। उसे
थोड़ी अजीब सी फील हो रही थी। वहीं माया जी जब देविका के बाद सामने की तरफ देखती है तो पाती है कि जाह्नवी उन्हीं के पास चली आ रही है। जाह्नवी ने एक नज़र भी देविका को नहीं देखी थी। वही देविका जाह्नवी की खूबसूरती में इस कदर खो जाती है कि उसे होश ही नहीं रहता है कि वह उसके भाई की बीवी है, क्योंकि उसकी भाभी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वही देख रही थी। जाह्नवी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती है और माया जी के पैरों में बैठ करके रोते हुए कहती है, आंटी आंटी आप प्लीज़ इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आई हैं। माया जी जाह्नवी को उसकी जगह से उठाते हुए गले से लगाते हुए कहती हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो। हमें लगा था रुद्र तुम्हें खुद जाने के लिए बोल देगा, लेकिन उसने तो सारी हदें पार कर दी है। जाह्नवी का रोना बढ़ता जा रहा था और देविका उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखे जा रही थी। जाह्नवी का इस तरह से रोना देविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जाह्नवी रोते हुए माया जी से कहती है, आप नहीं जानती हैं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। जाह्नवी की बात पर देविका उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। तभी माया जी को जाह्नवी की गर्दन पर रुद्र द्वारा दिए गए निशान नज़र आते हैं। वह कहीं, जाह्नवी बेटा यह आपकी गर्दन पर कहीं रुद्र ने आपके साथ। माया जी की बात सुनकर के देविका भी जाह्नवी की गर्दन की तरफ देखने लगती है, जहाँ काले पड़े हुए थे यह निशान थे। जाह्नवी रोते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और गुस्से में कहती है, ऐसा बहुत से निशान हैं जो मेरे बॉडी पर है, जिसकी वजह वह डेविल है आपका बेटा। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कोर्ट में शादी की है और उसके बाद वह सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। पर इस सब में मेरी मर्जी कहीं भी शामिल नहीं थी। इतना ही सुनना था कि माया जी की हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई। माया जी के चेहरे पर परेशानियाँ नज़र आने लगती है। वह घबराते हुए जाह्नवी से कहती है, नहीं रुद्र गुस्सैल है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसने तुमसे शादी नहीं की होगी, वह आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते हैं। तभी जाह्नवी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, उस इंसान से एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। उसके जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे साथ सिर्फ मेरी इज्जत थी जो आपके बेटे ने वह भी कुचल दी। वह इंसान नहीं, जानवर है जिससे दूसरे इंसान की भावनाओं, दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ खुद से। नफ़रत करती हूँ, मैं नफ़रत करती हूँ। मुझे सिर्फ नफ़रत है। इस पिंजरे में कैद करके वह अपना इश्क दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह इश्क नहीं है, सनक है, पागलपन है जो वह मेरे साथ किए जा रहा है। आप ही बताइए मेरा इसमें क्या गलती है, मैंने क्या किया है। जाह्नवी के इस तरह से बोलने से माया जी और देविका उसको ध्यान से देखने लगते हैं। यह जाह्नवी के साथ जो हो रहा था वह गलत ही नहीं, गुनाह भी है। रुद्र ने उसे कैद करके रखा हुआ है और अब तो अपनी हर हद पार भी कर चुका है। माया जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, और वही देविका का तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। देविका जाह्नवी को कुछ कहने वाली होती है कि तभी जाह्नवी गुस्से में बोली, आप लोग यहाँ मुझे हमदर्दी देने आए हैं तो रहने दीजिए, क्योंकि मुझे हमदर्दी नहीं, आज़ादी चाहिए। आप लोगों की यहाँ पर बातें सुनने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग तो मुझे आज़ाद कर नहीं सकते। इतना कह कर के जाह्नवी रोते हुए बिना रुके अपने कमरे में चली जाती है और वही माया जी उसे जाते हुए बस देखती रह गई। वही देविका पास रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता उठा करके गुस्से से ज़मीन पर पटक देती है और सर पकड़कर सोफ़े पर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी भाई, आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यह आपने अच्छा नहीं किया। यह कहते हुए देविका की आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, जो चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। माया जी की भी बोलती बंद हो गई थी।
वह पूरी तरह से सोच में पड़ गई कि आखिर रुद्र ने ऐसा क्यों किया और यह सब क्या किया इस लड़की के साथ। यह बेचारी तो नादान है ना, यह गुनाह है, फिर भी रुद्र ने बहुत बुरा किया इस लड़की के साथ। तभी देविका गुस्सा में बाहर दमदमाते हुए चली गई। माया जी काफ़ी ज़्यादा ही घबराई हुई थी और कहने लगी, भगवान, यह लड़की के चक्कर में रुद्र से लड़ाई न कर ले, मुझे उससे रोकना होगा। इतना कहकर के माया जी एक नज़र रुद्र के कमरे की ओर देखी और दूसरी ओर बढ़ जाती है। माया जी अपने ड्राइवर के साथ में देविका के पीछे रुद्र के ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ऑफिस पहुंच चुका था। वह बहुत ही गुस्से में दिख रहा था क्योंकि उसने आते ही 4 लोगों सहित अपने बॉडीगार्ड्स को भी नौकरी खा लिया था। रुद्र को इतना गुस्से में देख करके ऑफिस में किसी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने जा सके। आज ऑफिस में इतना सन्नाटा था जैसे कि कोई यहाँ काम ही नहीं कर रहा हो। रुद्र का मूड इसलिए ख़राब था कि उसके दादाजी की तबीयत ख़राब थी। वह नहीं चाहता था कि उसके दादाजी को कुछ हो क्योंकि वह अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। रुद्र के गुस्से से पूरा शहर ही नहीं पूरी दुनिया जैसे कांप जाए क्योंकि रुद्रवीर कपूर कब किसे कैसे जान से मार दे किसी को नहीं पता था। रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल था और बार बार उसे अपने दादाजी का ही बात याद आ रहा था और उधर उसके पापा को भी पता चल गया था कि रुद्र ने किसी लड़की को कैद किया हुआ है। रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उसके सामने अगर आज कोई भी आ जाता तो उसका तुरंत खून कर देता। रुद्र अपने कैबिन में लगी हुई कांच की खिड़की पर गुस्से से हाथ मारते हुए चीखते हुए, वह मेरी है और उसका जो भी रिश्ता है वह सब मेरे से है, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है और उसे अपना बनाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत है और ना ही किसी नाम की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी से यह पूछूंगा कि वह मेरी कब बनेगी क्योंकि जाह्नवी खुराना मेरी है। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर से शीशे पर हाथ दे मारा। इस वक्त रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था और उसकी आंखों में तो पूरी तरह से खून उतर आया था। रुद्र के हाथ से ब्लड नीचे गिर रहा था क्योंकि उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए थे। लेकिन इस सब के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था तो बस गुस्सा, नफ़रत और सनक, फिर जुनून, जो फिर और सिर्फ जुनून जाह्नवी के लिए था। वहीं दूसरी तरफ जाह्नवी अपने कमरे में बेड के सहारे बैठे रो रही थी क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद माया जी थी। लेकिन जाह्नवी को जल्द ही यह बात समझ आ चुकी थी कि वह भी उसकी यहाँ से निकलने में कोई मदद नहीं कर सकती हैं। जाह्नवी रोते रोते अपने सर को अपनी ही गोद में छुपाए हुए बैठी थी और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती हूँ, मैं इस तरह से टूट नहीं सकती, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, किसी भी सूरत में मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह सोच कर के जाह्नवी अपने आंसू साफ करती है और खड़ी होकर के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जाह्नवी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश में लग जाती है लेकिन दरवाज़ा एक बार भी खुलता नहीं है क्योंकि दरवाज़ा एक बार बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलता और यह तब ही खुलता जब रुद्र चाहता। यह दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। नहीं, खोलो खोलो, इसे मुझसे बाहर जाना है, प्लीज़ खोलो। जाह्नवी कोशिश किए जा रही थी कि किसी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। वह दरवाजे पर हाथ मारती रही, प्लीज़ खोलो, मुझे जाने दो। जाह्नवी के दरवाज़ा पीटने से भी दरवाज़ा नहीं खुलता है क्योंकि यह दरवाज़ा रुद्र की परमिशन से ही खोला जा सकता था। जाह्नवी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दरवाज़ा न खुलने के कारण जाह्नवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वही रुद्र के ऑफिस में देविका पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर भी काफ़ी गुस्सा था जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि जाह्नवी की हालत देख करके उसे काफ़ी दुख हुआ था। देविका गुस्से से अपने भाई के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। तभी रुद्र के बॉडीगार्ड्स उसे रुद्र के कैबिन के बाहर रोकते हुए कहता है,
माफ़ कीजिएगा, बॉस ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। वही देविका का चेहरा पहले से ही गुस्से से लाल था और बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर उसका खून और खौल जाता है। देविका गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलती है, मैंने कहा हटो यहाँ से। देविका की बात पर बॉडीगार्ड्स अपना सर झुका लेता है, लेकिन दरवाजे से नहीं हटता है। देविका को अब और बर्दाश्त नहीं होता है। वह गुस्से से अपने हाथों से बॉडीगार्ड्स का कॉलर पकड़ ली। देविका कपूर नाम है मेरा, सिर्फ अपने भाई की सुनती हूँ और नौकर या किसी का नहीं। बाकी किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं है, समझ आया? बॉडीगार्ड्स डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। इतना कहकर के देविका उसे गुस्से से दरवाजे से हटाती हुई और बिना नॉक करे अंदर घुस जाती है। देविका अपने भाई के साथ रह रह करके उसके साथ उसके जैसे ही बन गई थी। वह भी कुछ लड़के की तरह ही हरकतें करने लगी थी। उसके चाल ढाल पूरे एकदम से अपने भाई की तरह ही हो चुका था। रुद्र अपनी बड़ी सी कुर्सी पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसका चेहरा सख्त था, जिस पर किसी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। रुद्र देविका को बिना देखे ही अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो। रुद्र की बात पर देविका गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, मैं तो आपकी सौतेली बहन ही हूँ। यह बात तो मैं शायद भूल ही गई थी। जी हाँ, देविका रुद्र की सौतेली बहन है, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। रुद्र नज़रें उठा करके देविका की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बदले में देविका इस अकड़ और गुस्से के साथ रहती है, पापा ने आपको इस कंपनी का मालिक और 80% शेयर होल्डर ज़रूर बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी की नौकर हूँ। मेरा यहाँ दिल करेगा तो मैं आऊँगी और जाऊँगी, और आज से यह आपसे पहले सवालों के जवाब लिए बिना मैं यहाँ से आपसे सवालों के जवाब लिए बिना नहीं जाऊँगी। रुद्र देविका को गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस कंपनी के लायक कभी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे बाप ने मुझे इस कंपनी का मालिक बनाया। रुद्र की बात पर देविका गुस्से से कहती है, गलत है, यह गलत कह रहे हैं आप। डैड ने आपको इस कंपनी का मालिक इसलिए बनाया क्योंकि वह गिल्ट में थे। आपकी माँ के साथ उन्होंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा थे वह बहुत, इसीलिए आपको उन्होंने 80% इस कंपनी के शेयर होल्डर बना चुके हैं। इसीलिए आपको मालिक बने हुए खुद पर गुरूर महसूस कर रहे हैं। माँ का नाम बीच में आते ही रुद्र अपने आप ऐसे बाहर आपे से हुआ और चेयर से उठते ही देविका का गला पकड़ लेता है गुस्से से और बोला, माँ को बीच में मत लाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपनी हदें भूल जाऊँगा और मैं भूल जाऊँगा कि तुम कुछ लगती भी हो मेरी। इतना सुनते ही देविका भी अपना दांत पीसते हुए कहती है, हद तो आप वैसे भी भूल चुके हैं, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके। इतना सुनना था कि रुद्र देविका के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ दे मारता है। देविका पीछे की तरफ जा गिरती है और अपनी नाक पर हाथ रख कर के महसूस करती है कि रुद्र के थप्पड़ से उसकी नाक से ब्लड बह रहा है। देविका अपना ब्लड साफ करते हुए कहती है, क्योंकि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है, बताया उसे कि आप एक मर्द हैं। इतना कहकर के देविका उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरा रुद्र भाई रुद्रवीर कपूर अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत में इस तरह पागल हो गया है कि वह एक लड़की को उसके बिना रजामंदी के ही उसके साथ ज़बरदस्ती किया। उसका रजामंदी लेनी भी ज़रूरी नहीं समझी, बल्कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। इतना कहकर के देविका अजीब सा मुँह बना लेती है। रुद्र की हाथों की मुठियाँ देविका के बातों से कसने लगती है। रुद्र उसे घूरते हुए धमकी देते हुए कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ, जानवी मेरी है, मैं उसे शादी कर चुका हूँ। मैं उसके साथ कुछ भी करूँ वह मेरी पत्नी है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? रुद्र की बात पर देविका हंसते हुए बोली, यह इश्क नहीं है, जुनून है, पागलपन है, सनक है। तुम पागल हो चुके हो।
एक तरफ़ा मोहब्बत का जुनून सनक लिए हुए फिर रहे हो। उस लड़की के अगल बगल जिसमें आप सामने वाले की मर्ज़ी के बिना ही उसके इश्क में पागल हुए हो, उसका पूरी तरह से मजाक बनाए हुए हो। कौन सा इश्क ऐसा होता है जिसमें सिर्फ दर्द हो? देविका की बात पर रुद्र उसके मुंह पर ज़ोर से एक और थप्पड़ लगा देता है और उसका गला पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, मेरी एक तरफ़ा मोहब्बत को उसके इश्क की ज़रूरत नहीं है, वह मेरा इश्क है और मेरे लिए काफ़ी है। रुद्र के थप्पड़ से देविका के होठ और नाक से फिर से ब्लड बहने लगते हैं। वही देविका अपना गला छुड़ाते हुए कहती है, क्या नाम दोगे आप इस इश्क को? इस तरह से आपने उसे अपनी इश्क को कैद बनाए हुए रखा है और तो और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रखी है, तो क्या नाम दोगे आप इस सनक से भरे हुए इश्क को? रुद्र देविका के कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मेरे इश्क को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? मेरा जुनून किसी से कम नहीं है, आज भी है और हमेशा रहेगा। ना ही मेरी मोहब्बत मोहताज है उसके इश्क की। देविका कपूर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जानवी मेरी बीवी है और मैं उसका पति हूँ। मैं अपने इश्क और जानवी के बारे में उल्टा सीधा एक लफ्ज़ भी नहीं सुनने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन वही देविका भी मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा रुद्र उसके साथ कैसे कर सकता है। देविका भी एक लड़की थी और लड़की होना जानवी पर क्या बीत रही थी वह अच्छे से समझ सकती थी, इसीलिए वह रुद्र से बहस कर रही थी। क्या होगा अब रुद्र का? रुद्र, क्या सच में देविका उसकी सौतेली बहन है? रुद्र अब क्या करेगा देविका के साथ और जानवी वहाँ से कैसे बाहर निकलेगी? यह जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।